हेलो एंड वेलकम टू अमित जैन पी। आज हम यूजीसी नेट पेपर वन पीवाईक्यू सीरीज में 14 दिसंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन डीआई से शुरू हो रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन से। शुरू में इंग्लिश में दिए हुए हैं, उसके बाद आगे इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे डेटा दिए हुए हैं और इन्हीं के आधार पर हमें नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कहा है कि सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर अनिल को कितने अंक मिले। तो अनिल को मिले हैं 463 अंक। कैसे मिले आइए समझते हैं। इस डीआई में क्या कहा है कि सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर अनिल को कितने अंक मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनिल का जो सारा अंक है उसको निकाल लेते हैं। तो विषय ए में प्राप्त अनिल को अंक, पूरा जो पूर्णांक था वो 50 था और 66% इन्होंने पाया था। तो 50 को जब 66/100 से गुणा करेंगे तो हमें जो नंबर आएगा वो हो जाएगा उनका, अनिल का विषय ए में नंबर। यही प्रक्रिया बाकी विषय में भी करेंगे। तो दूसरा जो विषय है, विषय बी, इसमें पूर्णांक है 100 नंबर और इन्होंने 75% पाया था। 75/100 से गुणा कर देंगे तो हमें 75 नंबर निकल कर आ जाएगा बाहर। अब विषय सी में 50 150 जो है कि पूर्णांक है और 88% इन्होंने नंबर पाया है। तो इनको जब 88/100 से गुणा कर देंगे पूर्णांक में तो 132 नंबर निकल कर बाहर आ जाएगा। सेम यही प्रक्रिया विषय डी में करेंगे, फिर ई में, फिर एफ में करेंगे। तो हमें ये जो दाहिने तरफ है ये सारा नंबर प्राप्त हो गया। अब पूछा है कि अनिल को सभी विषयों में कुल कितने अंक मिले। तो ये जो सारे अंक हैं इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमें जो है कि सभी विषयों में कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। जब जोड़ने के बाद हमें 463 प्राप्त हो गया। अगला सवाल है दूसरा नंबर। डीआई का दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि सभी 6 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को एक साथ मिलाकर ठीक कितने विद्यार्थियों को 490 से अधिक अंक मिले हैं। 490 से अधिक कितने बच्चों को अंक मिले हैं। तो मिले हैं इसे 3 बच्चों को। कैसे आइए समझते हैं। इस डीआई में क्या कहा है कि सभी 6 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को एक साथ मिलाकर ठीक कितने विद्यार्थियों को 490 से अधिक अंक मिले हैं। तो निकाल लेते हैं कि पहले अनिल को सभी विषयों में कितने अंक मिले हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने निकाला था उसी तरीके से अंक निकाल लेंगे। तो पहले विषय ए में निकाल लेते हैं, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में, फिर एफ में। ऐसे ही अनिल के सारे अंक हमने निकाल लिए। तो ये हो गया हमारा अंक अनिल का। अब जो बाकी सारे बच्चे बचे हुए हैं उनका भी हम अंक निकालेंगे, लेकिन इससे पहले इनका जो सारा अंक है इनको हम जोड़ लेते हैं कि हाँ सारा अंक हुआ कितना है इनका। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 463 हमें निकल कर मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारे बच्चों का निकालेंगे, यही प्रोसेस दोहराएंगे। तो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि अरमान को, जैसे इनका अनिल को 463 नंबर मिले हैं वैसे अरमान को 496। 496 कैसे मिले हैं, यही पूरा प्रोसेस हम दोहराएंगे अरमान वाले में, फिर वही गौरव में, फिर वही गुरजीत में, फिर वही प्रिया में। इतना जो सारा नंबर है ये हमें निकल कर मिल जाएगा। तो यहाँ 3 बच्चों ने 490 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वो 490 से अधिक प्राप्त करने वाले कौन कौन है, वो है अरमान, अर्पित। अर्पित ने यहाँ पर 496 नंबर प्राप्त किया, मतलब 490 से ज़्यादा है। और उसके बाद गौरव। गौरव कहाँ है, यहाँ पर है। ये गौरव हो गया, ये अरमान हो गया, ये अर्पित हो गया। 3 लोगों ने 490 से अधिक मिला है। 3 हमारा सही उत्तर हो जा रहा है। अगला सवाल है तीसरा नंबर। डीआई का तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि यदि यम और एन क्रमशः सी और ई विषयों में सभी 6 विद्यार्थियों द्वारा एक साथ मिलाकर प्राप्त किए गए अंकों के औसत को प्रस्तुत करते हैं तो यम एन क्या होगा। तो यम एन जो है कि 116 और 54.5 होगा, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इस डीआई में कैसे आया कि यदि आइए समझते हैं। और एन क्रमशः सी और ई विषयों में सभी 6 विद्यार्थियों द्वारा एक साथ मिलाकर प्राप्त किए गए अंकों के औसत को प्रस्तुत करते हैं तो यम एन क्या होगा। तो यहाँ जो है कि अनिल को विषय सी में प्राप्त अंक पहले निकाल लेंगे, ये हमें 72 निकल कर आ गया। फिर वही काम करेंगे अरमान के साथ, फिर अर्पित के साथ, फिर गौरव, गुरजीत, प्रिया। अब जब सारे बच्चों का निकल गया विषय सी में प्राप्त अंक, अब इन सभी अंकों को जोड़ देंगे और 6 से भाग दे देंगे तो हमें औसत निकल कर आ जाएगा। औसत कितना आया हमारा, 116। अब क्या करेंगे कि विषय ई में अधिकतम अंक जो है कि 75 दिया हुआ है, तो अनिल का अंक निकालेंगे, फिर अरमान का अंक निकालेंगे, फिर अर्पित का, फिर गौरव का, गुरजीत, प्रिया, सारे बच्चों का हम निकाल लेंगे जब अंक,
तो उसके बाद इन सारे अंक को जोड़कर 6 से भाग दे देंगे तो हमें औसत निकल कर आ जाएगा। यहाँ औसत क्या है 54.5 और यहाँ क्वेश्चन में औसत को ये नियम में दर्शाने के लिए बोला था, तो ये नियम में दर्शा दिया और ये नियम की वैल्यू क्या है 116 और 54.5। ये रहा 116 और ये 54.5 ये वाला, इसकी वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर हो जा रहा है। अगला सवाल है 4 नंबर। डीआई का चौथा नंबर क्या कह रहा है कि सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में खाली स्थान है प्रतिशत अधिक है। दशमलव के पश्चात 2 अंक को पूर्ण किया जाता है। जो भी परसेंटेज आएगा उसके आगे 2 अंक तक हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें आया है 27.35, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 27.35% अधिक है। कैसे अधिक है आइए समझते हैं। इसमें क्या कहा कि सभी 6 विषयों को एक साथ मिलाकर गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा प्राप्त अंक की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूरा करना है हमें। तो सवाल नंबर 2 में हमने सभी विद्यार्थियों के सभी 6 अंकों के अंक प्राप्त किए थे, वहीं से हम लोग डेटा को उठा लेंगे, फिर से सॉल्व नहीं करते हैं। जब भी सॉल्व करेंगे तो वो वाला डेटा हमें सामने रखा ही रहेगा, तो वहीं से देख लेंगे, वही वाला काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो गौरव का अंक 568 था और गुरजीत का 446। जब अधिकतम प्रतिशत निकालना होता है तो जो कम वाला होता है, मतलब कि इसमें पूछा क्या है गौरव द्वारा प्राप्त अंक गुरजीत द्वारा प्राप्त अंक की तुलना में, जिससे तुलना की जाती है उसको हम नीचे रख देते हैं और बाकी संख्या ऊपर जो है कि उसको दूसरी वाली संख्या से माइनस कर देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो अधिकतम प्रतिशत निकल कर आ जाता है। और फिर जब इस इक्वेशन में रख देंगे फिर सॉल्व करेंगे तो 27.35 हमें निकल कर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कहा है कि डीआई का 5वां नंबर सभी 6 विद्यार्थियों को एक साथ मिलाकर ए और ई विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के मध्य अंतर कितना है। ए और ई विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के मध्य अंतर कितना है। तो इसमें जो अंतर है वह है 52 का। 52 कैसे है चलिए समझते हैं। इस डीआई में क्या कहना है कि सभी 6 विद्यार्थियों को एक साथ मिलाकर ए और ई विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के मध्य अंतर कितना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अनिल को विषय ए में प्राप्त अंक जो है कि वो निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद अरमान को विषय ए में प्राप्त अंक ये भी निकाल ले रहे हैं, जैसे अभी पहले वाले प्रोसेस में हमने बताया था। सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो निकलता जाएगा। ये बस समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस किए हैं, है नहीं इतना लंबा। फिर ये अरमान का हो गया, फिर ये अर्पित का, फिर गौरव का, फिर गुरजीत का, फिर प्रिया का, फिर ऊपर सभी जो बच्चे हैं इनका जो नंबर है ये वाला, इनको हम जोड़ लेंगे और उसके बाद कुल 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे मतलब कि 6 संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। औसत है 106.5। अब अनिल द्वारा विषय ई में प्राप्त अंक जो है वो 42 हैं, 56% पाया था तो 42 नंबर निकल कर आ गया। अब जैसे ए विषय ए में हमने प्रोसेस किया था, दोहराया था ये वाला, वैसे ही यहाँ पर विषय ई में प्राप्त अंक प्राप्त कर लेंगे। तो सारे बच्चों का हमने यहाँ प्राप्त कर लिया, इधर जो है कि अंक हमें मिल गया। अब इन अंकों को जोड़कर 6 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। अब ए और ई में प्राप्त अंकों के मध्य औसत जो अंतर है ये हमसे पूछा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जब घटा देंगे तो 52 निकल कर आ जाएगा। यही हमारा अंतर है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। 6ठे में क्या कहा है कि मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। इन सब में देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो इसमें जो निष्पादन मूल्यांकन है यह सबसे ज़्यादा लाभदायक है। निष्पादन को क्या कहते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट, यहाँ इंग्लिश वाले वर्जन में दिया हुआ है परफॉर्मेंस असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7 में क्या कहा है कि रेडमोडो एक ऑनलाइन टूल है। तो एडमोडो एडमोडो से शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, उनसे विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति साझा करने तथा विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में चर्चा करने में सहायता मिलती है। अब दूसरा कथन कह रहा है कि डुओलिंगो ऑनलाइन भाषा अधिगम का एक मंच है। तो यहाँ एनटीए ने दोनों को ऑप्शन को सही माना है, पहला भी सही माना है दूसरा भी सही माना है कि हाँ कथन 1 और 2 दोनों सत्य भी हैं दोनों असत्य भी हैं। सत्य किस तरह है कि एडमिनो जो है
शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, उनसे विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति साझा करने तथा विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में चर्चा करने में सहायता मिलती है। सहायता जरूर मिलती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सहायता मिले ही। तो इस आधार पर इसको असत्य भी कह दिया है, सहायता मिलती है इस आधार पर इसको सत्य कह दिया है। एनटीए कुछ भी मान सकता है, अब जो वो मानेगा वही उसी के आधार पर हमें नंबर मिलता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि डुओलिंगो ऑनलाइन भाषा अधिगम का एक मंच है। हालांकि डुओलिंगो से इंग्लिश सीखी जाती है, लेकिन यह एक मंच तो नहीं है। लेकिन फिर भी एनटीए ने मान लिया है कि हाँ, कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। तो यहाँ पर दोनों मान लेंगे कि हाँ, मंच भी है और मंच नहीं भी है। हालांकि आपने प्ले स्टोर पर देखा होगा, डुओलिंगो का ऐप आता है, वहाँ से इंग्लिश सीखने में बड़ी आसानी होती है। मैंने भी उसे इस्तेमाल किया है, काफ़ी अच्छा ऐप है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि सत्य माने कि न माने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 8वां नंबर। 8वें में क्या कहा है कि स्वनिर्देशित अधिगम में अधिसंज्ञात्मक ज्ञान में सम्मिलित है। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में कौन कौन से सम्मिलित है हमें बताना है। संदर्भात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रौद्योगिक ज्ञान। प्रौद्योगिक ज्ञान नहीं आता इसमें, तो ए बी सी तो सही है। व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ पर नहीं आता। तो तीसरा वाला ऑप्शन ए बी सी सत्य दिया हुआ है, मतलब ए बी सी सही है। एनटीए ने इसका तीसरा वाला उत्तर भी सही माना है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। 9 में क्या कहा है कि किस अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। तो यह है गहन शैली। गहन शैली कहाँ दिया हुआ है? तीसरे नंबर में। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 10 नंबर। 10 में क्या कहा है कि जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है निम्न मार्ग अंतरण का, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 में क्या कहा है कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान करें। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हमें पता चलता है कि साहित्यिक चोरी हुई है? उन सॉफ्टवेयर का नाम बताना है हमें। तो यह है टर्निटिन और आइथेंटिकेट, जो कि दूसरा चौथा वाला ऑप्शन, मतलब चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। बी और डी, मेंडले कंपाइलर ये नहीं है। ऑथेंटिकेट और टर्निटिन ये हमारा सही हो जा रहा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहा है कि विषय वस्तु के विश्लेषण का निम्नलिखित कौन सा उपागम प्रतीकों के अध्ययन से पर आधारित है? तो यह है संकेत विज्ञान। संकेत विज्ञान 1 नंबर में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 में क्या कहा है कि संदर्भकन की एपीए शैली के अनुसार निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एपीए मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इस शैली में कौन सा दिया हुआ है? तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है, एनटीए ने इसको सही माना है। मतलब पहले लेखक का नाम आएगा, फिर प्रकाशन का वर्ष आएगा, फिर उसके बाद शोध आलेख का शीर्षक और फिर जनरल का नाम, इस क्रम में दिया हुआ रहता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14। 14 में क्या कहा है कि यदि आप यह परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या जनसांख्यिकी माध्य परिकल्पनात्मक माध्य से कम है, तो आप निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे वन टेल टेस्ट का, मतलब एक पुछ परीक्षण, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 15 नंबर। 15 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अकादमिक लेखन में प्रयुक्त एंटी ANTE एंटी संक्षिप्ति का अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है? यह इसका मतलब होता है पहले या फिर बिफोर, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16 नंबर।
16 में क्या कहा है कि सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? तो यह किया जाता है मुखोन्मुख संप्रेषण। मुखोन्मुख संप्रेषण के संबंध में ये सब किया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है 17 नंबर। 17 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस मीडिया का उल्लेख प्रायः एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किया जाता है? तो यह है समाचार पत्र। समाचार को जो है कि एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहा है कि यूनानी वाक्पटुतापूर्व संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता था? तो यह दिया जाता था शुंभकर, लोकाचार, करुड़ भाव। सी, डी और ई, मतलब चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 19 नंबर। 19 में क्या कहा है कि दो कथन दिए हुए हैं, बताना है हमें कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है। कथन एक कह रहा है कि यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। और दूसरा कथन कह रहा है कि मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी। तो इसमें जो पहला वाला कथन है ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन ये जो मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी, प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर होगी, ये होना चाहिए था, तब सत्य होता। तो दूसरा वाला असत्य हो जा रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20। 20 फिर से कथन कथन वाला है। इसमें कहा है कि जो प्रतिपुष्टि या फीडबैक होता है उसके माध्यम से छात्र बाद में कक्षा से बाहर अपने संप्रेषण की क्षमता की समीक्षा कर सकते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा संप्रेषण के प्रति अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण की पहचान की जानी चाहिए ताकि छात्रों की संप्रेषण क्षमता बेहतर हो सके। यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 21। 21 में क्या कहा है कि एक व्यक्ति 2 चरणों में 8 घंटे में 365 किलोमीटर की यात्रा करता है। प्रथम भाग की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस द्वारा तय करता है तथा दूसरा भाग वह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन से तय करता है। उसने ट्रेन से द्वारा कितनी दूरी तय की यह हमें बताना है। तो उसने जो है कि 165 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से पूरी की। कैसे की चलिए समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति 2 चरणों में 8 घंटे में 365 किलोमीटर की यात्रा करता है। प्रथम भाग की यात्रा वो 40 किलोमीटर की घंटे के हिसाब से चलता है और यात्रा का दूसरा भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन से तय करता है। तो ट्रेन से कितनी दूरी तय की ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि बस द्वारा तय की गई दूरी यन है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 365 माइनस यन होगी, क्योंकि 2 ही बार में चला है। पूरी दूरी है 365 किलोमीटर और एक यात्रा जो है कि उसने बस से कर रखा है, दूसरा ट्रेन से। तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, एक डायग्राम समझने के लिए सिर्फ डायग्राम है कि हाँ पूरी दूरी जो है कि यहाँ पे लिखा नहीं है, पूरी दूरी जो है कि 365 किलोमीटर की है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा था 8 घंटे। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हाँ पहले बस में कितना टाइम लगा, फिर ट्रेन में जितना टाइम लगा, इन दोनों को टाइम जो भी लगा वो 8 घंटे का दोनों मिलाकर था। तो दोनों को जोड़ने के बाद 8 घंटे निकल कर आया। तो 4 बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे 4 कर देंगे। जब बस से चला तो यन दूरी चला, यन दूरी और स्पीड क्या थी 40, 40 में क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 40। तो ये हो गया। और फिर जब ट्रेन से चला तब क्या थी इस दूरी, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है हमने अभी निकाला 365 माइनस यहाँ पर माना है ना, और स्पीड क्या थी 50, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और समय लगा टोटल 8 घंटे का। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यन की वैल्यू 20 निकल कर आएगा, 200 निकल कर आएगी। ये थोड़ा शॉर्ट भी किया है, इसको करिएगा, 2-3 लाइन का इक्वेशन है, 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो है 365 में से बस वाला हमने यन माना था, मतलब ये जो 200 है ये बस वाला हमें निकल कर आया। और जब पूरी यात्रा में से बस वाला यात्रा माइनस कर देंगे तो हमें ट्रेन वाला निकल कर आ जाएगा। तो जब 200 माइनस किए 165 जो है ट्रेन वाला निकल कर बाहर आ गया। 165 हमारा उत्तर हो जा रहा है तब।
अगला सवाल है 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कहा है कि यदि 10 संख्याओं का औसत 40 है तथा उनमें से 6 का औसत 28 है तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो होगा 58। कैसे होगा चलिए समझते हैं। इसमें क्या कहा कि यदि 10 संख्याओं का औसत 40 है तथा उनमें से 6 का औसत 28 है तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रश्न में पहले से ही दिया है कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब कि 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400 निकल आएगा, मतलब ये पूरा पूरा संख्या है। शेष जो 6 संख्याओं का औसत है वो 28 दिया हुआ है, तो 6 को 28 से गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब जो बचे हुए 4 अंक हैं उनको हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं जो है कि यक्स हैं। तब जो है कि ये तो टोटल वाला है 400, 400 को 168 प्लस 4 से गुणा कर देंगे, मतलब कि इक्वल कर देंगे, और फिर जो यक्स की वैल्यू आएगी वही होगा हमारा 4 संख्याओं का औसत। 4 संख्याओं का औसत हमें 58 मिल गया। अगला सवाल है 23 नंबर। 23 में क्या कहा है? 3080 रुपये को ABC में इस तरह बांटा जाता है कि ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 1/3 तथा सी के हिस्से का 6वां भाग बराबर है। तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा होगा 840 रुपये। कैसे होगा आइए समझते हैं। इसमें कहा है कि 3080 रुपये को ABC में इस तरह बांटा जाता है कि ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 1/3 तथा सी के हिस्से का 6वां भाग बराबर है। तो बी का हिस्सा है, प्रश्न में दिया है कि ए का आधा, बी का 1/3, सी का 1/6 आपस में बराबर है, तो बराबर मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट है कि कुछ भी संख्या है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए की वैल्यू 2 के, बी की वैल्यू 3 के, सी की 6 के आ जाएगी। अब तीनों को आपस में ऐड करेंगे, दिया है 3080 है, पूरा वैल्यू जो है 3080 है, तो इसे ही क्वेश्चन के अनुसार हम लिख देंगे। अब ए बी सी की वैल्यू जो है कि हमने यहाँ से निकाली है, तो यहीं से इसकी वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू 2 के तो 2 के, बी की वैल्यू 3 के तो 3 के, सी की वैल्यू 6 के तो 6 के, ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तो 11 के इक्वल टू 3080 आ जाएगा। के की वैल्यू 280 आ गई। तो बी के हिस्से में कितना है? बी की वैल्यू यहाँ 3 के दी हुई है, तो 3 के में रख देंगे। के की वैल्यू 280 है तो 280 रख दिए यहाँ पे, 3 का गुणा 280 में किए तो 840 रुपये निकल कर बाहर आ गया। ये हो गया बी के हिस्से का। अगला सवाल है 24 नंबर। 24 में क्या है कि श्रृंखला दी हुई है पी और क्यू का मान यहाँ पर हमें निकालना है। ये श्रृंखला है पूरी, यहाँ पे पी क्या आएगा, क्यू है क्या आएगा, इसको क्या, इसका वैल्यू कितनी आएगी, इसको हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू जो है 20 और 60 है। पी की वैल्यू 20 और क्यू की वैल्यू 60 है, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। कैसे 20 और 60 है चलिए समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में पी और क्यू का मान क्या होगा। ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को हम यहाँ ऐसे उतार दिए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि ये ये देखिए डबल सीरीज वाला क्वेश्चन है कि हाँ 2 के बाद जो है कि 6, मतलब 4 जोड़ने पर 6 आ गया, फिर उसके बाद फिर 4 के बाद 4 में 2 ऐड करेंगे 6, इस तरीके से, फिर उसके बाद +8 ऐड करेंगे, फिर 10, फिर 12, फिर 14, इसी से करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वाली तो ये फॉलो हो गई। और नीचे जो दूसरा वाला सीरीज है, जीरो कैसे आया, जीरो कुछ इस तरीके से आया कि 1 का क्यूब -1, और फिर 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, फिर 4 का क्यूब -4, ऐसे ही 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, ऐसे करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका जो उत्तर आ रहा है वही यहाँ पर दिया हुआ है, इसे 24 24 60 60। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया 20 और 60। अगला सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या कहा है कि किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी इसे सी को 15% हानि पर बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 510 रुपये का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? तो ए ने इसे 500 रुपये में खरीदा था, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। 500 रुपये में कैसे खरीदा था चलिए समझते हैं। इसमें कहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 510 रुपये का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? मान लेते हैं ए ने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था, तब क्या होगा, 100 रुपये में खरीदा था, उसको 20% लाभ पे बेच दिया, मतलब 120/100 इक्वेशन में ऐसे बना देंगे। 20% लाभ है तो 100 को 20 से जैसे जोड़ देंगे, और अगर हानि रहती है तो घटा देते हैं। अब अगले वाले में क्या कहा है कि सी ने सी को 15% हानि पर बेचा। अब देखिए यहाँ हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पर जो है कि
100 में से 15 घटा देंगे। जब 100 में से 15 घटा देंगे 85 आएगा, तो ये लिखा है 85, और सबको आपस में गुणा कर देंगे। और लास्ट में पेमेंट कितना हुआ था इसका? इसका हुआ था 510 रुपये। 510 रुपये यहाँ बराबर में लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, यक्स की जो वैल्यू आएगी वही था कि ए ने इतने रुपये में इसको खरीदा था, तो 500 रुपये में खरीदा था। ये हमारा उत्तर निकल कर आ जा रहा है। अगला सवाल है 26 नंबर। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित पदों को निर्विषयता या अमूर्तता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अमूर्तता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कि लेटेस्ट से ओल्ड की तरफ हमें जाना है। तो इसमें सबसे लेटेस्ट में क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन है। उसके बाद क्या है? मोबाइल टेलीफोन, संचार उपकरण, टेलीफोन। इन सब में से क्या है? मोबाइल टेलीफोन इससे पहले था, उससे पहले था टेलीफोन सिर्फ, उससे पहले संचार उपकरण कुछ न कुछ था, जैसे कि रेडियो या फिर वो जो चिट्ठी भेजते थे वो सब। तो यहाँ पर बी ए डी सी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है कि हमारा सही हो जा रहा है। सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब लेटेस्ट में, इससे पहले मोबाइल फ़ोन, उससे पहले टेलीफोन, उससे पहले संचार उपकरण। तो इस क्रम में दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 27 नंबर। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? पहला है कि कोई भी धातु गैस नहीं है। दूसरा है कि कोई भी गैस धातु नहीं है। सी कह रहा है कि कोई भी धातु गैर गैस नहीं है। चौथा वाला कह रहा है कि सभी धातुएं गैर गैसें हैं। तो इसमें से ए बी डी जो है कि आपस में समतुल्य है, बाकी ये जो सी वाला है ये समतुल्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, ए बी और डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या कहा है कि ब्रह्मांड में सभी परिघटनाएं नैतिक मूल्यों से संतृप्त होती हैं, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीनियों के लिए ब्रह्मांड एक नैतिक ब्रह्मांड है। उपर्युक्त कथन में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है ये हमें बताना है। तो इसमें संहति दोष है। संहति दोष चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 29। 29 में क्या कहा है कि सभी पेय द्रव्य होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है? फिर से समतुल्य वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें से पहला जो है, सभी गैर द्रव्य गैर पेय होते हैं, यह इसके समतुल्य है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30। 30 में क्या कहा है कि भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति दोषपूर्ण है? क्योंकि मध्य पद पर क्योंकि मध्य पद अत्यंत संकीर्ण अल्प व्याप्त है। तो यहाँ पे धनी स्वास्थ्य था क्योंकि ये श्रव्य है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, तीसरा वाला। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, एमटी ने तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही माना है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 31। 31 में क्या कहा है कि दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ये आईसीटी का क्वेश्चन है। पहला वाला डेसिमल नंबर में दिया हुआ है, और उसके बाद हेक्साडेसिमल में उसके बराबर दिया हुआ संख्या क्या आपस में बराबर है? अगर बराबर है तो सही है, बराबर नहीं है तो सही नहीं है। दूसरा वाला है, एक तरफ डेसिमल है दूसरी तरफ हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। यहाँ पर भी वही बताना है कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पहला वाला जो कथन है यह तो सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। कैसे सही है चलिए समझते हैं। पहला कथन जो है कि डेसिमल में दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल में चेक करने के लिए बोला है, तो चेक करते हैं इसे। देखिए, जब दशमलव के बाद संख्या लिखी रहती है तो हम लोग गुणा करते हैं, और दशमलव से पहले वाली जो संख्या होती है उसको हम भाग देते हैं। तो दशमलव के बाद जो 5 6 2 5 लिखा हुआ है इसको हम 16 से गुणा करेंगे। ये दशमलव की पहले संख्या होती है तो हम 16 से भाग देते हैं। जब गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो हम जैसे जीरो, ऊपर से नीचे तरफ जीरो 9 है तो जीरो 9 को या तो 9 लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुका है तो इसलिए 0.9 कोष्टक के बाद 16 बेस में लगा देंगे। तो पहला वाला कथन तो सही दिया हुआ है। दूसरा कथन क्या है कि 0.3 की पावर, मतलब कि डेसिमल में दिया हुआ है। जब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो 16 से तब तक गुणा करते रहेंगे हम जब तक कि
यहाँ पर जीरो ना हो जाए। और जब 16 से गुणा करेंगे, जो भी जब पूरी पूरी संख्या होगी उसको बाहर रख देंगे। जैसे यहाँ 16 को 3.0.3 से जब गुणा किया तो उसके बाद 4.8 आया, तो दशमलव के इधर वाली जो संख्या है मतलब 4, 4 को हम इधर रख दिए, यहाँ रख दिए, और उसके बाद बाकी जो संख्या इधर रख दी है। फिर उसके बाद जब 16 को 8 से हम गुणा किए, फिर उसके बाद फिर से यही संख्या मिल गई। हाँ, उसके बाद जब गुणा किया तो उसके बाद 12.8 मिला हमें। 12 जब 8 मिला तो दशमलव की इधर 12 लिखा हुआ है, 12 को बाहर कर देंगे, बाकी संख्या अंदर, 0.8 आ गया। फिर से जब गुणा करेंगे फिर 12.8 आएगा, 12 को बाहर कर दिए, 8 अंदर रह गया। तो यही क्रम ऐसे बढ़ते रहेगा, लगातार यही संख्या दोबारा आती रहेंगी और 16 गुणा होता रहेगा, फिर से बाहर 12, बाहर की तरफ 12 और अंदर की तरफ 0.8 आता रहेगा। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे कि हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 0.4 CCC इसलिए क्योंकि हेक्साडेसिमल में 12 को C लिखते हैं, 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B और 12 को लिखते हैं C। तो 12 12 12 नीचे आ रहा है तो 0.4 CCC, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख देंगे कि हाँ हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कथन 2 में 0.4 BBB करके दिया हुआ है, ये CCC रहता तो सही रहता। तो हमारा दूसरा वाला कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्ताक्षर का उसके विस्तृत रूप से मिलान गलत है। कौन सा गलत है, उसका फुल फॉर्म जो है, चारों में से किसी एक का गलत है, वही हमें बताना है। यहाँ उमंग का जो फुल फॉर्म है ये गलत दिया हुआ है। उमंग का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। जनरेशन के जगह क्या होना चाहिए, गवर्नेंस। गवर्नेंस होता है यहाँ पर तो सही रहता, बाकी सारे ही जो दिए हुए हैं वो सही है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 33। यहाँ कथन वाला फिर से आ गया। पहला कथन कह रहा है कि आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर जनित छवियों को वास्तविक जीवन की या के वस्तुओं या परिवेश पर प्रक्षेपित किया जाता है। आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर जनित छवियों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं पर परिवेश पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। आभासी वास्तविकता को नहीं प्रक्षेपित किया जाता। असल में जो वास्तविक जीवन है उसको आभासी रूप में दिखाया जाता है, जो वास्तविक आभासी वास्तविक वो होती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि आवर्धित वास्तविकता में अनुरूपित परिवेश सृजित किया जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पर दोनों ही कथन जो है कि गलत दिए हुए हैं। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पर, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 34। 34 में क्या कहा है कि स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। तो इसमें से शामिल हैं DNS और IP। ये ICT का क्वेश्चन है तो यहाँ A और C सही हो जा रहा है, बाकी ये जो FTP होता है ये नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 35 नंबर। 35 में क्या कहा है कि एक तरफ प्रश्न दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मिलान करना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। पहला दशमलव संख्या मतलब डेसिमल नंबर 512 के द्विआधारी प्रतिरूपण में कितने एक हैं। इसका ये जो 512 है ये असल में डेसिमल नंबर है। बताना है कि ये जो इसका बाइनरी में जब चेंज करेंगे तो इसमें जो भी अंक आएगा उसमें एक कितना है। और दूसरा वाला कह रहा है कि यदि 1 किलोबाइट बराबर 2 की पावर x बिट्स हो तो x का मान क्या होगा। तीसरा कह रहा है जब दो षोडश आधारी संख्याओं a और b को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या षोडश आधारी मान प्राप्त होता है। षोडश मतलब वही हेक्साडेसिमल वाला नंबर, हिंदी थोड़ा सा कठिन लिखा हुआ है इसका। और लास्ट में कह रहा है कि द्विआधारी संख्या 000100100 का दशमिक आधारिक मान क्या होगा। मतलब कि ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो क्या आएगा, उसी को हमें मिलान करना है।
एन यहाँ पर इसका चौथा वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब कि पहले वाला जो है कि एक, दूसरा वाले को 13 और तीसरा वाला जो है 15 और चौथा वाला जो है 20 उत्तर आ रहा है। कैसे आ रहा है चलिए समझते हैं इसको। इसमें ए वाला जो है 512 जो बाइनरी नंबर में है, इसमें कितने एक दिए हुए हैं। बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे, इसे इस प्रोसेस से चेंज करते हैं। तो इसमें कितना आया, लास्ट में सिर्फ यही एक आया है, बाकी सारे जीरो हैं। तो यहाँ पर केवल एक जो है एक ही बार आया है। तो पूछा है कितनी बार आया है, तो सिर्फ एक बार आया है, तो एक उत्तर हो जा रहा है। बी वाले में क्या कहा है कि 1 किलोबाइट जो है कि ये बी जो है बड़ा वाला बी लिखा है कैपिटल में, बी मतलब बाइट, स्मॉल बी मतलब बिट होता है। 1 किलोबाइट बराबर 2 पावर x बिट्स, तब x की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि ये जो के बी होता है किलोबाइट, ये किलो बिट, ये जो 2 की पावर 10 बिट्स के बराबर होता है। और एक बाइट जो है कि 2 की पावर 3 बिट्स के बराबर होता है। तो हम 1 किलो बिट को 2 की पावर 10 में चेंज कर लेंगे, और एक बाइट को बिट में चेंज कर लेंगे, मतलब 2 पावर 3 लगा देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो जो बाइट है बिट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ दोनों का बेस 2 है, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 3 बिट बराबर 2 की पावर x बिट। तो 10 और 3 जुड़कर 13 हो जाएगा, और 2 की पावर x यही तरफ दाहिने तरफ, और बाएं तरफ 2 की पावर 13। यहाँ पर x की वैल्यू 13 निकल कर आ जाएगी, पावर पावर आपस में इक्वल कर देंगे। ये हो गया, x की वैल्यू 13 निकल कर आ गई। सी वाला कह रहा है कि जब दो हेक्साडेसिमल संख्याओं a और b को एक साथ जोड़ा जाता है तो जो हेक्साडेसिमल निकल कर आता है वो नंबर क्या होगा। ए को डेसिमल में जब लिखते हैं तो 10 लिखते हैं, बी को जब लिखते हैं तो 11, ये हम सब जानते हैं पहले से ही। जब दोनों को ऐड करेंगे ऐसे तो 21 निकल कर आ रहा है। 21 कैसे आ रहा है, 16 को जब हम 21 को जब हम 16 से भाग देंगे तो जो हेक्साडेसिमल नंबर निकल कर आएगा 1 और 5 निकल कर आया, जिसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो 1 5 जो है कि हेक्साडेसिमल में दोनों को ऐड करने पर निकल कर आ जा रहा है। और डी वाला क्या है कि द्विआधारी संख्या मतलब बाइनरी नंबर जो है कि ये 00010100 का डेसिमल मान क्या होगा। तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से 2 की पावर 0 से शुरू करके लास्ट तक जितना भी संख्या है उतना जीरो पावर लग बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला जैसे है कि 0 की पावर 2 की पावर 0 कर देते हैं, 0 से शुरू करते हैं हमेशा दाहिने से बाएं की तरफ। और दूसरे में क्या किए हैं कि 0 है ऊपर तो 0 × 2 की पावर 1, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 1 गुणे 2 की पावर 2 कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे संख्या बढ़ रही है ना, पहले वाले में 0 2 की पावर, फिर दूसरे वाले में 2 की पावर 1, फिर तीसरे वाले में 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, और ऊपर जो भी संख्या दी हुई है उसी से गुणा कर देंगे। जब जीरो जहाँ जहाँ है वहाँ तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो जीरो ही हो जाता है। और जब 1 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या निकल कर आएगी। यहाँ 2 की पावर 4 वाला और 2 की पावर 2 वाला यहाँ संख्या है, तो 16 और 4 हो गया। 2 की पावर 4 मतलब कि 2 को 4 बार गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4, तो ये 16 और 4 निकल कर आ गया। आपस में जोड़ेंगे तो 20, और डेसिमल में इस तरीके से लिख देंगे, तो 20 इसका आंसर आ जा रहा है डेसिमल में। अगला सवाल है 36 नंबर। 36 नंबर में क्या कहा है कि वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में शामिल होते हैं। उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल होती है, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 37 नंबर। 37 में क्या कहा है कि पावर ग्रिड से विद्युत ऊर्जा की अनुपूर्ति के लिए फोटोवोल्टिक पैनलों का उपयोग में वृद्धि होती जा रही है। दूसरा कथन कह रहा है कि पावर ग्रिड के साथ फोटोवोल्टिक पैनलों की अनुकूलता इसलिए भी है क्योंकि इसमें दिष्ट धारा मतलब कि डीसी पैदा होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीसी ही पैदा हो, अब एसी वाले सोलर पैनल भी आने लगे हैं। पावर ग्रिड वाला जो है ये एसी देता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है कि कथन एक तो सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 38 नंबर। 38 में क्या कहा है कि किसी झील में बढ़ते पोषक तत्व से उसमें उपस्थित जीवता की संख्या और प्रकार परिवर्तित होती है। दूसरा कथन कह रहा है सामान्यतः सुपोषण झीलों में स्वच्छ जल और अल्प मात्रा में जैव संहति या फिर बायोमास होते हैं।
तो ऐसा नहीं है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, लेकिन पहला वाला कथन सही है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 39। 39 में क्या कहा है कि दो कथन है फिर से, ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। पहला कथन कह रहा है कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि वायु में विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले क्लोरीन के महत्वपूर्ण पादप आविष्कीय प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 40। 40 में क्या कहा है कि एक तरफ खतरा संबंधी उसका टर्म दिया हुआ है, पद का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन या फिर वर्णन दिया हुआ है। तो जोखिम मतलब क्या होता है? जोखिम मतलब होता है कि कहाँ कहीं पर कोई घटना हो रही है, वो बार बार घटना होने की संभावना वहाँ पर बनी रहती है, मतलब नुकसान करने वाली घटनाओं की बारंबारता। ए को हम सेकंड से रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ एक पहले और तीसरे में दोनों रिलेट किया हुआ है। और उसके बाद उद्भासन। उद्भासन जो है जोखिम, प्रबल आबादी और संरचना को परिमाण, इससे हमको रिलेट कर देंगे। तो दूसरा वाला जो है कि तीसरे वाले में रिलेट हो गया। और ये तीसरा वाला जो है सुभेद्यता, ये जो है तैयारी की मात्रा को बताता है। तो तीसरा वाला हो गया लास्ट में अनुक्रिया, नुकसान को कम करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है वो अनुक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारे पहले वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है सारा चीज़ें, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 41 नंबर। 41 में क्या कहा है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति किस योजना के शुरू होने से आरंभ की गई थी? ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 42। 42 में क्या कहा है कि भारत में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम वर्ष 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी हिंदू कॉलेज से, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 43 नंबर। 43 में कहा है कि वर्ष 1921 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा, शिक्षा का नियंत्रण किसे अंतरित किए जाने से मिला? तो यह था प्रांतों के भारतीय मंत्री। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 44 नंबर। 44 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किन किन विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 1916 में ही हुई थी? तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसमें कहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैसूर यूनिवर्सिटी और SNDT वीमेन यूनिवर्सिटी। ये तीनों ही ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है, BCD वाला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 45 नंबर। 45 में क्या कहा है कि यदि बड़े कॉरपोरेटर घराने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करें तो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह आशा की जाती है कि कॉरपोरेट घरानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालयों तथा संस्थान शिक्षा में विश्व में अग्रणी होंगे। तो NTA ने इसका भी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन सही माना है, मतलब कि एक तरफ कहा है कि दोनों सत्य हैं, दूसरी तरफ कहा है दोनों असत्य भी हैं। इसका दोनों ही NTA ने सही जवाब माना है, सत्य भी हैं और असत्य भी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 46 नंबर। अब यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो गया। शुरू में इंग्लिश में दिया हुआ है, बाद में हिंदी में दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़िएगा, यही है, और फिर इसके आगे नीचे इसका उत्तर देना है। 46 नंबर में जो क्वेश्चन है कि पशु ध्वनि का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं, NTA ने इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है कि हाँ, ये जो अपने शत्रुओं को आमंत्रित करने के लिए, ये गलत है, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे सही हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 47। इसमें क्या कहा है कि पशुओं द्वारा एक दूसरे से बातचीत करने के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं? तो वो जो ऊपर पैराग्राफ दिया था उसके हिसाब से क्या क्या है। एंटीन इसका तीसरा वाला उत्तर सही माना है कि गाना, नृत्य, संकेत और फिर ध्वनि। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है एंटी के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 48 नंबर। 48 नंबर में क्या कहा है कि आसमान के संगीतकार हैं,
आसमान के संगीतकार में जो है कि पक्षी को यहाँ पर पैराग्राफ में बताया है। चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 49 नंबर, इसमें कहा कि पराश्रव्य ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य द्वारा अश्रव्य होती हैं। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। एनटीए ने चौथा वाला ऑप्शन सही माना है। अगला सवाल है 50 नंबर, कथन एक कथन दो। पहला कथन कह रहा है शार्क और मगरमच्छ समुद्र के गायक कहे जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें। दूसरा कथन कह रहा है कि पक्षियों के चूजे अपनी ज़रूरतों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। एनटीए ने इसका दोनों ही ऑप्शन जो है कि गलत माना है, दोनों ही असत्य हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। अब इसके बाद हमारा पेपर 1 खत्म हो जा रहा है। अब मिलते हैं नए पेपर में, नए वीडियो में, नए PYQ के साथ।